नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारा जो पेपर है आर्काइव्स एंड म्यूजियम, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम इस सेशन में एक क्वेश्चन कवर करेंगे, वो है संग्रहालयों के प्रकार व उनका वर्गीकरण किस प्रकार है। तो इस क्वेश्चन में यही जानेंगे। तो आइए अपने दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे एफर्ट्स है यहाँ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दें। और दोस्तों, जो भी इस पेपर से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मेरा जो बेसिकली एम्स है वो है आप तक ये पब्लिक करना, यानी पब्लिक ही है ये जो मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के संग्रहालय इस समय मौजूद हैं, जिनकी स्थापना अलग अलग उद्देश्य से की गई है, जो विभिन्न मापदंडों पर आधारित होते हैं, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। तो दोस्तों, पहला जो वर्गीकरण है वो है संग्रह के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संग्रहालय को आमतौर पर संग्रह की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत का मतलब दोस्तों क्लासिफिकेशन, यानी जो संग्रह करते हैं ना हम, जो संग्रहालय का नेचुरल, जैसे हमें कहीं खुदाई पे प्राप्त हो गया कोई भी वस्तु हो गई, ठीक है, और उसमें जो हम संग्रहालय में रखते हैं, जैसे हम गुफाओं से कुछ हमें पेंटिंग्स प्राप्त हो गई या कुछ मूर्ति प्राप्त हो गई, तो उनको हम वो नेचुरल होती है, ठीक है, यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है। ऐसे कुछ भी हो गए, जैसे पेड्स हो गए, उनमें जो पेंटिंग हो गई, ये सभी मूर्ति कला से संबंधित संग्रहालयों में वस्तु रखी जाती है, जिनका संग्रह किया जाता है। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन या नेचुरल के आधार पर होता है। यदि संग्रहालयों के संग्रह में विभिन्न क्षेत्र की वस्तुओं को विविधता है, ठीक है, यदि देखो जो संग्रहालय होते हैं उनमें जो विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा, जैसे मैं दिल्ली में है या कोई राजस्थान है या कोई यूपी है, वहाँ से अलग अलग क्षेत्रों से जो भी वस्तुओं की विविधता है, उनमें जो वैरायटीज़ होती हैं और विस्तृत विषय क्षेत्रों की ओर काम करता है। ठीक है, जो संग्रहालय होता है विभिन्न क्षेत्रों के जो वस्तु विविधता और विस्तृत विषय क्षेत्रों की ओर काम करता है। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी वर्क हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, इसे हम इसलिए सामान्य संग्रहालय यानी जनरल म्यूजियम या बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज संग्रहालय कहा जाता है। ठीक, भारत में इस प्रकार के संग्रहालय को अलग अलग प्रशासन व्यवस्था द्वारा स्थापित की है, यानी जो भारत में ऐसे इस प्रकार के जो संग्रहालय है जिनमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है, उनका जो प्रशासन है यानी उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी शासन व्यवस्था है, उनकी जो स्थापना है वो संग्रहालय के जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनके द्वारा स्थापना की जाती है, जो इस प्रकार है। पहला है इसमें दोस्तों सामान्य या बहुउद्देशीय संग्रहालय। तो आइए हम देखते हैं यह है क्या। संग्रहालय का जो उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, बहुज्ञान की वस्तु के साथ आम लोगों की सामान्य सेवा से है, यानी जो संग्रहालय का उद्देश्य उनका ये होता है कि जो बहुज्ञान यानी जो कुछ ऐसी हमारी प्राचीन सभ्यता से कुछ ऐसी वस्तु होती है जिनका जो ज्ञान होता है उस वस्तु के साथ और आम लोगों के साथ उनमें आपस में संबंध बिठाते हैं, उनको जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है, या जो लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, ये होते हैं जो संग्रहालय होते हैं उनको, जैसे उनके कहते हैं हम बहुउद्देशीय संग्रहालय। जैसे एग्जाम्पल लूँ तो कोलकाता म्यूजियम जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और ब्रिटिश म्यूजियम, यानी जो आम लोगों तक शिक्षित करते हैं, वो संग्रहालय की जो सेवाएं प्रदान करते हैं, उनमें जो वस्तु होती है वो आम जनता तक पहुंचाते हैं, ठीक है, वो बहु ज्ञान वस्तु के साथ। अगला है दोस्तों ऐतिहासिक संग्रहालय यानी हिस्टोरिक जो म्यूजियम है। पुरातत्व, कला, उत्साह, व्यक्तिगत या लोक संग्रहालय जो अतीत के संग्रह से निपटने वाले, ये सभी संग्रहालय ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाने जाते हैं। जो हमें पुरातत्व कला, जो प्राचीन कला से संबंधित जो भी हमें चीज़ें मिली है, उनके लिए जो भी वस्तुएं में मिली है प्राचीन समय से, उनके लिए जो हम संग्रहालय में एकत्रित करते हैं वस्तु, वो ऐतिहासिक संग्रहालय कहलाते हैं। उनमें खाली हिस्टोरिकल जो म्यूजियम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पुरातत्व वस्तु है, उनको हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है हम ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाने जाते हैं। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं कि ये सभी संग्रहालय मनुष्य और उसके पर्यावरण से संबंधित है, ठीक, और आमतौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ऐतिहासिक संग्रहालय समाज की सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो ऐतिहासिक संग्रहालय में जो भी वस्तु होती है हमारे प्राचीन हिस्ट्री से लेकर, वो हमें ज्ञान प्रदान करती है। हम जैसे हम बोले हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारे जो पास्ट में इंसिडेंट में जो भी ऐसी कुछ हमसे घटनाएं घटी है जिनका नुकसान आज हम भुगत रहे हैं, उन चीज़ों को हम ज्ञान लेके आज के समय में जो उनसे रिलेटेड समस्या आ रही है, ताकि उनको हम ढंग से फेस कर सके। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल पुरातात्विक संग्रहालय जो कर्नाटका में है, और दूसरा नागालैंड राज्य संग्रहालय जो कोहिमा यानी जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। अगला है दोस्तों साइट म्यूजियम। साइट म्यूजियम जैसे साइट जो संग्रहालय होते हैं एकमात्र की साइट की खुदाई के लिए आवश्यक वस्तु है, यानी जैसे हम कोई पर्टिकुलर जगह गए, ठीक है, वहाँ हमने साइट है हमारी, जैसे हम बोलते हैं ना साइट, इस साइट पर हम कोई हॉस्टल बनाएंगे या कोई होटल बनाएंगे, ठीक है, वो साइट, उस साइट पर हम जो खुदाई करते हैं, जैसे हम पता है वहाँ हमें कुछ प्राप्त होगा तो हम वहाँ खुदाई करते हैं, वो जो भी आवश्यकता वस्तु होती है उससे रिलेटेड जो भी म्यूजियम बनते हैं वो साइट म्यूजियम कहलाते हैं। ठीक है, साइट जो संग्रहालय एकमात्र साइट की खुदाई के लिए आवश्यक वस्तु है जो एक इलाके में लोगों के एक विशेष समूह के इतिहास और जीवन को प्रस्तुत करते हैं। वहाँ के जो भी जैसे अब मैं आपको बताऊँ, राजस्थान में जैसे भीलवाड़ा है, ठीक है, भीलवाड़ा में हमें कोई साइट हमने खुदाई करी, वहाँ से कुछ इंस्क्रिप्शन या कुछ मूर्तियाँ मिली, तो वहाँ से रिलेटेड जो भी शासक हुआ या कोई भी प्राचीन सभ्यता वहाँ रहती थी तो उनसे रिलेटेड हमें वहाँ की उस साइट से खुदाई से जो भी वस्तु मिलती है उनसे हमें जानकारी मिल जाती है, और उनसे रिलेटेड जो भी वस्तुओं से रिलेटेड म्यूजियम में उनको रखा जाता था वो साइट म्यूजियम कहलाते हैं। ठीक है, जो इन इलाकों में लोगों के एक विशेष समूह के इतिहास और जीवन को प्रस्तुत करते हैं। जैसे सारनाथ में एक स्थान पर 1904 में और नालंदा गुफा 1917 में अस्तित्व में आई। साइट म्यूजियम खुदाई के बाद में संग्रहालय जैसे मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा तक फैल गया। ये सभी जॉन मार्शल की रचना थे। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, जो जैसे सारनाथ में एक स्थान पर 1904 में और नालंदा 1917 में अस्तित्व में आई, बाद में संग्रहालय मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा तक फैल गया। ये सभी जो जॉन मार्शल की रचना में हमें प्रमुख जानकारी मिलती है। अगला है दोस्तों, जैसे मैं वर्गीकरण में बताया तो संग्रहालय चलाने वाले के मूल पर वर्गीकरण। ठीक है, संग्रहालय चलाने वाले के मूल पर वर्गीकरण। संग्रहालय विभिन्न सरकारी संस्थाओं, संगठनों आदि द्वारा चलाए जाते हैं। यानी जो संग्रहालय होते हैं वो विभिन्न गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा ही चलाए जाते हैं, जो संग्रहालय के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित हैं। ये संग्रहालय भारतीय संग्रहालय जैसे कोलकाता सरकारी संग्रहालय, चेन्नई जैसे कई विषयों की वस्तु का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनमें वह विभिन्न प्रकार के संग्रहालय इस प्रकार हैं। इसमें दोस्तों जो बेसिकली है वो गवर्नमेंट कंट्रोल के हाथों में म्यूजियम होते हैं। जैसे पहला बताऊँ आपको, केंद्र सरकार संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार के कुछ अन्य मंत्रालय प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वित्तीय की सहायता करते हैं। जो ऐसे म्यूजियम होते हैं जो केंद्र सरकार संग्रहालय के अंदर भीतर होते हैं और इनमें जो भी प्रिजर्वेशन होती है वस्तु, उनका जो संरक्षण होता है वो उनकी जो वित्तीय सहायता है वो डायरेक्टली जो संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है ना, कल्चर जो मजिस्ट्रेट है उनके भीतर और भारत सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। और सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत कुछ संग्रहालय, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का प्रशासन देखते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों राज्य के भीतर जो संग्रहालयों का संग्रहण किया जाता है, जैसे राज्य सरकार संग्रहालय। ठीक है, राज्य संग्रहालय को संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रशासित और वित्तीय सहायता दी जाती है। इस तरह के संस्थान मुख्य रूप से राज्यों के राजधानी शहरों में बाहर निकलते हैं और मुख्य रूप से संबंधित राज्य की विरासत का संरक्षण और प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कोई राज्य सरकार संग्रहालय है तो वहाँ पर जो सहायता करती है वो बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही उसको प्रोवाइड करती है। वहाँ की जो भी राजधानी से निकलने वाले कुछ भी और जो इंस्क्रिप्शन मूर्तियाँ होती हैं उनको राज्य संग्रहालय के भीतर रखा जाता है और उनको जो संरक्षण होता है वो उनका जो वित्तीय सहायता है वो सभी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगला है दोस्तों सैन्य रक्षा संग्रहालय। सैन्य रक्षा में देखो जैसे हमें आपको सभी को पता है, जैसे सैन्य, नौसेना और एयरफोर्स अपने विमान संग्रह, हथियारों आदि पर कई संग्रहालय चलाते हैं। जैसे पहले कौन से संग्रहालय यानी कौन से एरोप्लेन या बोट, BMPs, टैंक में कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ें टेक्नोलॉजी इनको यूज़ करते थे और आज के समय में संग्रहालय में सबको प्रशिक्षित किया जाता था जो यंग जनरेशन है। ठीक है, तो जैसे सैन्य, नौसेना, एयरफोर्स अपने विमानों, संग्रह आदि पर कई संग्रहालय चलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मद्रास रेजिमेंट संग्रहालय, कूनूर संग्रहालय और तमिलनाडु संग्रहालय। ठीक है, ये बेसिकली सैन्य संग्रहालय, इसमें हथियार से रिलेटेड आपके नौसेना, वायुयान सब मिसाइल्स को यहाँ पर
सुरक्षित किया जाता है। अगला है दोस्तों प्राइवेट यानी निजी संग्रहालय। निजी संग्रहालय कई व्यक्तिगतों, सहपरिवारों, कॉरपोरेट सोसाइटी या निजी संग्रहालयों ने संपत्ति पर संग्रह स्थापित किए हैं। दोस्तों ये जो निजी संग्रहालय आपको समझ ही गया होगा, प्राइवेट संग्रहालय यानी ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं होते। हाँ, ये कह सकते हैं गवर्नमेंट की देखा रेख में जरूर होते हैं, लेकिन इनका जो असली स्वामित्व होता है वो होता है निजी संग्रहालय। जैसे कोई व्यक्तित्व हो सकता है, कोई शाही परिवार हो सकता है, या कोई सोसाइटीज हो सकती है, ठीक है, या कोई मतलब ग्रुप्स ऑफ रिच पीपल्स हो सकते हैं उनमें। तो वो सभी ऐसे निजी संग्रहालयों में वस्तु को एकत्रित करते हैं जगह जगह से और उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है, जैसे जिन पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, ठीक है। अगला दोस्तों है उसमें टेम्पल संग्रहालय यानी टेम्पल म्यूजियम। भारतीय मंदिर हमेशा स्थानीय लोगों के अलावा सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक के लिए एक महान संस्था रहा है जो एक संग्रहालय का काम करता है। म्यूजियम द भारतीय के बड़े मंदिर से भी जुड़ा हुआ है, जैसे स्वामी नारायण संग्रहालय। कुछ मंदिर दोस्तों ऐसे भी होते हैं जिनमें जो मूर्तियाँ होती है वो भी मतलब किन्हीं लोगों के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। जैसे बहुत एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको स्वामी नारायण संग्रहालय, ठीक है। भारतीय मंदिर भी ऐसे संग्रहालयों के जो अलग अलग होते हैं। जैसे कहीं हमें भगवान की इंस्क्रिप्शन मिली या मूर्तियाँ मिली तो मंदिर संग्रहालय में हमने उन्हें तब्दील कर दिया, ठीक है। अगला है दोस्तों रजिस्ट्रेड सोसाइटीज़ संग्रहालय, ठीक है। अतीत के अधिकांश बड़े संग्रहालय उसी तरह के या अन्य बौद्धिक या परोपकारी समाज की एकत्रित गतिविधियों के उत्पाद होते हैं। उत्पाद का मतलब होता है दोस्तों वस्तु या मतलब उनका स्थापना करना। अतीत के जो अधिकांश बड़े संग्रहालय उसी तरह के या अन्य बौद्धिक या परोपकारी समाज की एकत्रित गतिविधियां उत्पाद होते हैं। उत्पाद का मतलब दोस्तों वस्तुएं, ठीक है। यहाँ जैसे कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है, जैसे मान लो कोई हमने ऑर्गेनाइजेशन खोली, उसमें जैसे मैं या आप कुछ पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और बाय चांस भगवान ना चाहे नहीं रहते हैं हम, तो वो जो संग्रहालय होते हैं वो जो चीज़ें होती है वो आदमी या हम, मैं और तुम, आप किसी संग्रहालय या सोसाइटी को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वही बोला है यहाँ पर, देखो बौद्धिक या परोपकारी समाज की एकत्र गतिविधियों के उत्पाद होते हैं ये सभी, ठीक है, जो लोग इकट्ठा करते हैं, जो इन संग्रहालयों को का समाज द्वारा प्रचार किया जाता है बाद में, ठीक है, जब वो प्रदान किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम अंडर द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं अगले म्यूजियम, वो है न्यासी मंडल के अधीन संग्रहालय। कुछ संग्रहालयों की देखभाल न्यासी मंडल के अधीन की जाती है जिनको वित्तीय सहायता सरकार द्वारा भी दी जाती है। जैसे दोस्तों सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद और जो इंडियन म्यूजियम है वो कोलकाता। तो ये थे दोस्तों इस सेशन में हमारा बेसिकली जो टाइप्स ऑफ म्यूजियम उनका जो क्लासिफिकेशन है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें और दोस्तों अपने दोस्तों को ये ज़रूर पहुँचाएं ताकि सभी की इसमें हेल्प हो सके। और दोस्तों जो क्वेश्चन रह गए मैं शायद जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।